हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स जो सीए, सीएस और सीएमए एग्ज़ाम्स जो जुलाई 2020 में होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो रेलिवेंट है वो वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने सप्लाई से रिलेटेड और चार्ज ऑफ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। अगर आप ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास अटेंड कर चुके हैं, स्टिल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने हर अमेंडमेंट के बाद में एग्जांपल्स और क्वेश्चन इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला अमेंडमेंट है सप्लाई से रिलेटेड। सेक्शन 7(2) है सीजीएसटी एक्ट का, जो बताता है कि सप्लाई की डेफिनेशन में से कौन सी चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड होगी। सेक्शन 7(2) दो कैटेगरीज की जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, उनको एक्सक्लूड करता है। पहला शेड्यूल 3 एक्टिविटीज़ और दूसरा पावर दिया है गवर्नमेंट को कि वो नोटिफिकेशन इशू करके किसी भी एक्टिविटी को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो जीएसटी यानी कि सप्लाई के परव्यू से बाहर अगर किसी ट्रांजैक्शन को निकालना है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो उसको शेड्यूल 3 में डाल दे, और या फिर क्या कर सकती है कि एक अलग से नोटिफिकेशन इश्यू करके उसको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस डिक्लेयर कर दे। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसको ऑप्ट किया है गवर्नमेंट ने, और नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 इशू की है। इसमें गवर्नमेंट ने जो लिकर लाइसेंस ग्रांट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, उस लिकर लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी या लाइसेंस फ़ी जो मिलती है गवर्नमेंट को, उसको गवर्नमेंट ने नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस डिक्लेयर किया है। और इसी नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए बोर्ड ने एक सर्कुलर भी इश्यू किया है। उस सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया है कि अगर ये जो नोटिफिकेशन है 25/2019 ये सिर्फ और सिर्फ लिकर लाइसेंस पे ही एप्लीकेबल होगी। अगर जो इस टाइप के जो दूसरे लाइसेंसेस है जो आप स्टेट गवर्नमेंट से लेते हो, उनके ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने लिकर लाइसेंस इश्यू करने के लिए टेंडर्स इनवाइट किए। ये इतने सारे लोग थे, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की और एप्लीकेशन फ़ी पे की 1 लाख रुपीज़ की। अलॉटमेंट है, ये जो आगे भाई साहब खड़े हैं इनको मिला। इनके फेवर में लिकर लाइसेंस इशू हुआ तो इनको लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ी 5 लाख रुपीज़ की। अब यहाँ पे दो तरह के अमाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो एप्लीकेशन फ़ी और एक लाइसेंस फ़ी। ये दोनों ही तरीके की जो अमाउंट्स मिल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ये दोनों ही जीएसटी के परव्यू से बाहर है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 25/2019। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट। एक सर्कुलर इशू किया है गवर्नमेंट ने। गुड्स अगर इंडिया से बाहर किसी एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट बेसिस पे लेकर जाते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, उस एक्टिविटी को हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसके रिगार्डिंग इशू ये है कि कोई एक पर्सन है, से एक्स लिमिटेड, वो क्या करती है, इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कोई गुड्स लेकर जाती है। वहाँ पे वो क्या करेगी, या तो एग्जीबिशन कोई है वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, या फिर ये गुड्स है वो कंसाइनमेंट बेसिस पे गए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। इस सर्कुलर से गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इसमें कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। बट हाँ, अगर ये शेड्यूल 1 में फॉल करती है, मतलब ये जो गुड्स है आगे कोई रिलेटेड पर्सन को दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्या होगी, शेड्यूल 1 में कवर होगी और अकॉर्डिंगली इसको हम सप्लाई मानेंगे। ओके, नेक्स्ट भी एक सर्कुलर है, ये डोनेशन के रिलेशन में है। आप लोगों को पता होगा डोनेशन होता है, अगर आप कैश या काइंड में किसी को कोई चीज़ डोनेट करते हो तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए हम इसको सप्लाई नहीं मानते हैं। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, आप कोई भी किसी को कुछ भी दे रहे हो, उसके रिटर्न में अगर आपको कुछ मिलता है तो दैट इज़ कंसिडरेशन। अब इश्यू ये था कि जो
कुछ लोग होते हैं जो ट्रस्ट को कोई चीज़ डोनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिस्टर ए है, उन्होंने एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट हॉस्पिटल रन कर रहा है, उसको 5 लाख रुपीज़ डोनेट किए। अब बदले में हॉस्पिटल ने क्या किया, हॉस्पिटल में जो डोनर्स की लिस्ट होती है वहाँ पे क्या किया, एज अ डोनर मिस्टर ए का नेम डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे एम्बिग्विटीज़ थी कि हॉस्पिटल है, ये क्या कर रहा है, ये जो इसको जो अमाउंट मिला है इसके बदले में मिस्टर ए का नेम डिस्प्ले कर रहा है। मतलब क्या है, मिस्टर ए के लिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए को भी रिटर्न में कुछ मिल रहा है और हॉस्पिटल के लिए भी क्या है कि हॉस्पिटल को जो पैसे मिल रहे हैं उसके बदले में हॉस्पिटल भी क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व मानी जाएगी और इसके ऊपर क्या होगा, ये इसको सप्लाई मानेंगे और उस पर टैक्स पेएबल होगा। इस तरीके की कुछ एम्बिग्विटीज़ है, इंटरप्रिटेशंस है, वो आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया और इसमें क्या क्लैरिफाई किया कि ये जो ट्रस्ट होता है, ये जो नेम डिस्प्ले करता है हॉस्पिटल में, टेम्पल्स में, वहाँ पे जो डोनर्स के नेम डिस्प्ले होते हैं, इंडिविजुअल डोनर्स के, ये आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड होते हैं। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है ट्रस्ट पे कि वो इन नेम्स को डिस्प्ले करे। तो अगर आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे और अकॉर्डिंगली ये जो ट्रांजैक्शंस है ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, रीज़न बीइंग कंसिडरेशन नहीं है। ओके, अगर इसका उल्टा केस होता, उल्टा केस कैसे कि मिस्टर ए ने क्या किया, डोनेशन दिया और बदले में हॉस्पिटल को बोला कि आप मेरे बिजनेस का लोगो है वो आप डिस्प्ले करोगे, या मेरे बिजनेस का मेरा जो ब्रांड नेम है वो आप डिस्प्ले करोगे हॉस्पिटल में। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सर्कुलर में कवर नहीं होगा, बिकॉज सर्कुलर किसको कवर कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल्स जो डोनेशंस देते हैं ये सिर्फ उनको ही कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट है कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। दो तरह की कंपोजिशन स्कीम्स है, एक जो सेक्शन 10 में है जो हमारी मेन कंपोजिशन स्कीम है, और एक जो स्कीम गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर नोटिफाई की थी 2/2019 नोटिफिकेशन इश्यू करके। दोनों ही नोटिफिकेशंस में उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे कि अगर कोई भी पर्सन है वो ये प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। वो 3 प्रोडक्ट्स थे, आइसक्रीम, टोबैको और पान मसाला। अभी गवर्नमेंट ने दो अलग अलग अमेंडमेंट करके एयरेटेड वाटर भी इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में ऐड कर दिया है। मतलब क्या हुआ, अब कोई भी पर्सन अगर एयरेटेड वाटर में डील कर रहा है तो उसको ये सेक्शन 10 और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर है? चलो, अगर समझ आया है तो इसका आंसर दो। एक्स लिमिटेड है वो सेक्शन 10 में टैक्स पे करना चाहता है। इट इज़ एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ एयरेटेड वाटर। क्या एक्स लिमिटेड सेक्शन 10 में टैक्स पे कर सकता है? यस, डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज सेक्शन 10 की जो लैंग्वेज है वो किसको रिस्ट्रिक्ट करती है, अगर कोई भी नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तो। इवन दो एयरेटेड वाटर अब नोटिफाई किया है, बट एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, इसलिए इसको सेक्शन 10 का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड है ये एयरेटेड वाटर की ट्रेडिंग कर रहा है और ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 में टैक्स पे करना चाहता है। क्या ये एलिजिबल है? नो, ये एलिजिबल नहीं है। रीज़न भी नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करता है नोटिफाइड गुड्स की तो उसको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है सप्लाई, वो वाइडर है। सप्लाई में मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, सर्विस देना, हर एक एक्टिविटी है वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है। तो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का स्कोप है वो क्या है, वाइड है। तो एक्स लिमिटेड को नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रेडिंग है वो भी क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, बट उसको सेक्शन 10 का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है सिर्फ मैन्युफैक्चरर को।
ओके, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट्स है वो रिवर्स चार्ज की जो नोटिफिकेशन है 13/2017 उससे रिलेटेड है। इस नोटिफिकेशन में एक एंट्री नंबर 9 है। उस एंट्री नंबर 9 में ऑथर की, म्यूज़िक कंपोजर की, फोटोग्राफर की और आर्टिस्ट की जो सर्विसेज थी इसको रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट ने डाला था। अब जो ये अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, ऑथर की जो सर्विसेज है उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। मतलब एंट्री नंबर 9 में अब ऑथर्स कवर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या ये है अब ऑथर्स पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा? नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक न्यू एंट्री इंसर्ट की है 9A। 9A क्या कहती है कि जो ऑथर की सर्विसेज है वो क्या होगी, रिवर्स चार्ज में कवर होगी अगर वो ऑथर्स है वो टैक्सेबल टेरिटरी में, यानी कि किसी इंडियन पब्लिशर को अगर कोई सर्विस देते हैं तो वो आएगी, ठीक है। बट उसके साथ में उन्होंने कुछ कंडीशंस डाली। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ आया रीजन अमेंडमेंट का। एंट्री नंबर 9 में अनकंडीशनली रिवर्स चार्ज है, बट यहाँ पे ऑथर्स के केस में क्या हो गया, कंडीशनल रिवर्स चार्ज है, ठीक है ना। अब कंडीशंस क्या है, अगर पहली कंडीशन है ऑथर खुद ही रजिस्ट्रेशन ले लेता है और एक डिक्लेरेशन फाइल करता है अनेक्शर 1 में। अनेक्शर 1 मतलब क्या, ये जो नोटिफिकेशन ने अमेंडमेंट किया है उस नोटिफिकेशन में 2 अनेक्शर्स थे, एक 1 और 2, ठीक है। तो अनेक्शर 1 में अगर ऑथर क्या करता है, डिक्लेयर करता है कि मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन मैंने ले लिया और टैक्स मैं खुद ही पे करूँगा, पहला। दूसरा, ऑप्शन ले लिया उसने, ऑथर ने, कि मैं टैक्स पे करूँगा। इस ऑप्शन को उसको विड्रॉ नहीं करना है, कितने टाइम तक, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन। मतलब अगर किसी ने 15 मई को कोई ऑप्शन लिया है तो अगले साल 14 मई तक वो ऑथर है उस ऑप्शन को विड्रॉ नहीं करेगा। ओके, थर्ड कंडीशन, अब ऑथर रजिस्टर्ड हो गया है तो वो इनवॉइस इशू करेगा पब्लिशर को। तो जब वो इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें अगेन अनेक्शर 2 में एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन वो अपने इनवॉइस में क्या करेगा, मेंशन करेगा। तो क्या हो गया, 2 डिक्लेरेशंस हो गए और एक क्या हो गया, जो ऑप्शन है वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा। अगर ये 3 कंडीशंस तीनों की तीनों सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा और टैक्स कौन पे करेगा, पब्लिशर पे करेगा। समझ आया? ओके, अब देखो ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने ABC पब्लिशर्स है इंडिया के, उनको क्या की, सर्विसेज दी और ABC पब्लिशर ने क्या किया, इस ऑथर को रॉयल्टी दी 1 लाख रुपीज़ की। अब रॉयल्टी पे एंट्री नंबर 9 में क्या कहती है, टैक्स कौन पे करेगा, रॉयल्टी पे ABC पब्लिशर पे करेगा। बट अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स है वो खुद ही पे करेगा। कंडीशंस आपको पता ही है, एक्स को खुद को रजिस्ट्रेशन लेना है और डिक्लेरेशन देना है कि वो टैक्स पे करेगा, ऑप्शन 1 साल तक विड्रॉ नहीं होगा और इनवॉइस जो इश्यू करेगा उसके अंदर क्या करेगा, ये फैक्ट को मेंशन करेगा कि मैं खुद ही टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट एक नई एंट्री इंसर्ट की है रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन में, वो है कौन सी सर्विस ऐड हुई है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज। मतलब कोई भी पर्सन है, कार है, बसेस है, वो किसी को रेंट पे दे रहा है तो उसको जो रेंटल इनकम मिलेगी वो रेंटल इनकम को गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज में लेकर आई है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन से इस नोटिफिकेशन की सेटिस्फाई होती हो। सबसे पहला, सप्लायर कौन होना चाहिए, सप्लायर होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नो, वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है। तो LLP कवर नहीं होगी यहाँ पे, बट इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा सप्लायर अगर है तो वो कवर होगा, ठीक है। तो पहला तो सप्लायर की कैटेगरी। दूसरा, वो सप्लायर है वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो 5% की रेट से क्या दे, अफेक्टिव 5% की रेट से वो क्या करे, टैक्स पे करे। अच्छा, जो मोटर व्हीकल की जो सर्विसेज है अगर आप रेंट पे देते हो
तो इसमें गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस दिए हैं टैक्स पे करने के। पहला तो क्या है, आप क्या करो 12% की रेट से आप टैक्स पे कर दो। 12% की रेट से आप टैक्स पे करोगे, उसमें आपको पूरा की पूरा क्रेडिट मिलेगा, हर एक चीज़ पे क्रेडिट मिलेगा जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर को मिलता है। और बट जैसे ही आप 12% की रेट ऑप्ट करोगे आप रिवर्स चार्ज से बाहर आ जाओगे। मतलब क्या हुआ, उस केस में आपके हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको खुद को ही टैक्स पे करना है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको क्या करना है, आप 5% की रेट ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप 5% की रेट ऑप्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक तरह का क्रेडिट मिलेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, इसके अलावा कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस मतलब क्या, आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हो, तो अगर आपकी इनवर्ट सप्लाई भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है तो क्या होगा, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा अलॉन्ग विद द रेट ऑफ 5%। और इसके अलावा क्या होगा, आपको दूसरा कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये जो रिवर्स चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ 5% रेट वाले जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो समझ आया, सप्लायर मतलब क्या, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्लस 5% की रेट। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट होना चाहिए एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, क्लियर है। मतलब सप्लायर कंपनी नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, बट रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए। तो आई होप आपको एंट्री समझ आ गई है। एंट्री समझ आई है तो आंसर दो। चलो, फर्स्ट केस, सप्लायर ए लिमिटेड रिसिपिएंट बी लिमिटेड, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा बिकॉज सप्लायर कौन है, सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है। तो फर्स्ट सप्लायर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और टैक्स है वो ए लिमिटेड खुद ही पे करेगी। सप्लायर है मिस्टर पी, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट सी लिमिटेड, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा बिकॉज ये एंट्री है ये सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर्स पे एप्लीकेबल है, ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर जो 5% की रेट से टैक्स पे कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा और मिस्टर पी खुद ही लायबल है। थर्ड केस, मिस्टर क्यू है, इंडिविजुअल है, वो 5% की रेट से टैक्स पे कर रहा है, रिसिपिएंट डी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यस सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, रिवर्स चार्ज लगेगा। नेक्स्ट, एबीएन कंपनी है, टैक्स पे कर रही है 12% से, रिसिपिएंट है ई प्राइवेट लिमिटेड, सप्लायर है वो हायर रेट से टैक्स पे कर रहा है 12% वाली, तो 12% वाले सप्लायर्स रिवर्स चार्ज में कवर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मिस्टर एस है वो टैक्स पे कर रहे हैं 5%, इंडिविजुअल सप्लायर 5% से टैक्स पे कर रहा है, सप्लायर की कंडीशन सेटिस्फाइड। रिसिपिएंट है मिस्टर यू, इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा और टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर एस खुद ही पे करेंगे। लास्ट, मिस्टर टी है वो 5% की रेट से टैक्स पे कर रहे हैं, रिसिपिएंट है जॉनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ यूएसए, रिसिपिएंट इवन दो बॉडी कॉर्पोरेट है, इवन दो कंपनी है बट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है, तो अगेन यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई लायबिलिटी आती है तो वो मिस्टर टी की खुद की ही होगी। आई होप ये भी अमेंडमेंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो एंट्री इंसर्ट हुई है वो है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ है वो आप क्या कर देते हो, लेंड कर रहे हो किसी को। लेंड करना मतलब क्या, जैसे आप रेंट पे देते हो कोई चीज़, वैसे कि वैसे एक सेबी की स्कीम है सिक्योरिटीज़ लेंडिंग स्कीम, उसमें कोई भी एक पर्सन है वो चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को किसी भी इंटरमीडियरी के यानी कि एजेंट के थ्रू किसी भी पर्सन को क्या दे सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए उसको रेंट पे दे सकता है, लेट आउट कर सकता है और अगेंस्ट अ लैंडिंग फ़ी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इनकम तो लैंडर को हो रही है बट इस पर टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपिएंट यानी कि बोरोवर पे करेगा, ठीक है। ओके, ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये इंटरमीडियरी यानी कि ब्रोकर के थ्रू होते हैं। अब ये वाली जो एंट्रीज है, ये जो अपन रिवर्स चार्ज वाली डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स हैं 1 अक्टूबर 2019 से आए हैं। तो सितंबर 19 तक क्या था, कोई रिवर्स चार्ज नहीं था, इन एक्टिविटीज़ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगता था। ओके, अब ये वाली जो सिक्योरिटीज़ को लैंड करने की जो सर्विसेज है, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है,
क्लैरिफाई करने के लिए एक सर्कुलर इशू किया है 119/38। ये सर्कुलर क्या क्लैरिफाई करता है कि अप टू सितंबर 19 लैंडर जो लैंडिंग फीस देते थे उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी थी? फॉरवर्ड चार्ज में लैंडर की ही थी। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या था? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं, तो नेचर ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट ने बोला इसमें कि उसको IGST पे करना था, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स रिवर्स चार्ज में आ गया, तो लैंडिंग फी होगी उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? बोरोवर पे करेगा। अगेन नेचर ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी IGST होगा। ओके, अब ये क्लैरिफिकेशन इशू है अक्टूबर 2019 में। तो अगर किसी पर्सन ने सितंबर 2019 तक अगर इस ट्रांजैक्शन को CGST और SGST मानते हुए इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई मानते हुए अगर CGST और SGST पे कर दिया था, तो क्या उसको वापस से IGST पे करना पड़ेगा क्या? तो ये सर्कुलर क्लैरिफाई करता है नो, अगर वो ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर चुका है तो उसको वापस से पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बताओ समझ आया तो? मिस्टर एक्स है लैंडर, उसने AN कंपनी कौन है? ब्रोकर है या सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है। मिस्टर एक्स ने AN कंपनी के थ्रू सिक्योरिटीज़ है वो लैंड करी मिस्टर वाई को और लैंडिंग फ़ी चार्ज करी 55,000 रुपीज़ की, ठीक है ना। ओके, अब मिस्टर एक्स को 55,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। AN कंपनी है, इसने क्या किया? ये मीडिएटर का काम कर रहा है, इसने ट्रांजैक्शन अकम्प्लिश करने में हेल्प करी मिस्टर एक्स की और वाई की, तो इसके लिए इसको कमीशन मिला AN कंपनी को 2500, ठीक है। तो अब इस 55,000 और 2500 पे टैक्स कौन पे करेगा? सिंपल है, पहले अपन बात करते हैं इंटरमीडियरी यानी कि AN कंपनी की। ये जो ब्रोकर है 2500 रुपीज़ का जो इसको कमीशन मिला, चाहे प्री अमेंडमेंट की बात करें चाहे पोस्ट अमेंडमेंट की बात करें, इसका सिचुएशन सेम रहेगा। रीज़न भी यहाँ पे जो लेंडर और बोरोवर के बीच का ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसको ही कवर किया गया है, ठीक है ना। ये जो ब्रोकर को जो कमीशन मिल रहा है उसकी बात नहीं करता है। तो AN कंपनी ये जो 2500 है इस पर तो ऑलवेज क्या होगा? AN कंपनी ही टैक्स पे करेगा। इस अमेंडमेंट का इस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। ये जो 55,000 रुपीज़ है इसके लिए हम चेक करेंगे, अगर अप टू सितंबर 2019 है तब तो टैक्स कौन पे करेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, टैक्स मिस्टर एक्स खुद ही पे करेंगे। बट अगर अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो इस पर रिवर्स चार्ज लग गया है और इस लैंडिंग फी पे टैक्स कौन पे करेगा? मिस्टर वाई पे करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट एक सर्कुलर है एयरपोर्ट लेवीज के रिलेशन में। अब एयरपोर्ट्स होते हैं जो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसको कौन ऑपरेट करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो क्या करती है? सारे एयरपोर्ट्स को क्या करती है? मैनेज करती है, ठीक है। ओके, वहाँ पे जो फ्लाइट्स आती है वो क्या होती है? अलग अलग एयरलाइन कंपनीज की होती है, जेट एयरवेज है, इंडियन एयरलाइंस है। तो ये जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है और एक एयरलाइन कंपनीज होती है जो वहाँ पे फ्लाइट ऑपरेट करती है, एयरपोर्ट ऑपरेटर होते हैं वो एयरपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब एक एयरक्राफ्ट रूल्स है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं? एक पैसेंजर सर्विस फी PSF और एक यूज़र डेवलपमेंट फीस UDF, ये क्या कर सकते हैं? एयरक्राफ्ट रूल्स कहते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो वहाँ पे जो भी पैसेंजर्स आते हैं उनसे क्या कर सकते हैं? ये PSF और UDF है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे रूल्स में लिखा हुआ है। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने किस पे डाली? एयरलाइन कंपनीज पे। मतलब एयरलाइन कंपनी के जब भी टिकट सेल होते हैं तो क्या होता है? उसमें PSF और UDF नाम से चार्जेस होते हैं वो पैसेंजर्स से लिए जाते हैं। अब एयरलाइन कंपनीज क्या करती है? ये जो चार्जेस है वो कलेक्ट करती है और आगे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है उनको क्या कर देती है? रेमिट कर देती है, ठीक है। जितने पैसेंजर से लिए और एयरपोर्ट ऑपरेटर को क्या कर दिया? उसको रेमिट कर दिया। अब ये अब सर्विस दे रहे हैं, इसके लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एयरलाइन कंपनीज को कलेक्शन चार्जेस पे करता है, ठीक है।
अब अपने यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हो गई या 3 टाइप के अमाउंट्स हो गए जो एयरलाइन कंपनीज को मिल रहे हैं। पहला PSF और UDF जो क्या करता है, कलेक्ट करके आगे दे देता है। अब इसके बारे में सर्कुलर क्लैरिफाई करता है कि ये PSF और UDF है, इस पे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और उनकी ही लायबिलिटी है। एयरलाइन कंपनीज अगर प्योर एजेंट के जैसे उसको कलेक्ट करके आगे रेमिट कर रही है तो एयरलाइन कंपनीज को उस पर टैक्स पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्योर एजेंट की जो कंडीशंस है जो रूल 33 में लिस्ट आउट करी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब सेकेंड आता है कलेक्शन चार्जेस, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, एयरलाइन कंपनीज को पे कर रहे हैं। तो सर्कुलर कहता है कलेक्शन चार्जेस पे एयरलाइन कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एयरलाइन कंपनीज इस पर टैक्स पे करेगी और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है वो क्या कर लेंगे, उस पर उसका क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर क्लियर हुआ है तो इसका आंसर दो। फ्लाई एयरवेज है, उसको कंसिडरेशन मिली 75 लाख रुपीज़ की फरवरी 2020 में, ठीक है ना। पैसेंजर्स से उसने 75 लाख रुपीज़ कलेक्ट किए। अब 75 लाख में PSF और UDF है 5 लाख रुपीज़ के, ठीक है। फ्लाई एयरवेज है, उसको 15,000 रुपीज़ मिले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। इसने जो ये सर्विसेज दी PSF और UDF कलेक्शन की, इसके लिए इसको अमाउंट मिला 15,000 रुपीज़। आपको फ्लाई एयरवेज की जो टैक्सेबल इनकम है वो कंप्यूट करनी है। सिंपल है, हमने पढ़ा है कि प्योर एजेंट के जैसे PSF और UDF चार्जेस अगर कलेक्ट करता है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। तो 75 लाख माइनस 5 लाख 70 लाख, ठीक है। और 15,000 इस पर लगेगा तो 70 लाख एंड 15,000 होगी वो फ्लाई एयरवेज की टैक्सेबल इनकम होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज CA प्रीति परिहार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट GST इज लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।